सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे 2025 का जनरल पेपर हिंदी SCC 5 हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से रीतिकाल तक। ठीक है। और ये सेम 4 का यहाँ पे देखिए 4 सेम का है क्वेश्चन पेपर आप लोग का CC 5। ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से रीतिकाल तक। तो मेरे क्वेश्चन पेपर बनाने का मेन मोटिव ये है कि आप लोगों को पैटर्न बताना है। कैसा पैटर्न आता है उसको बताना। ये 2025 में आ चुका है क्वेश्चन पेपर और इसको मैं आप लोग को बता दूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के आते हैं, कितने आते हैं, कितने करने होंगे, ये सब कुछ इस पेपर में आप लोग को पता चल जाएगा। ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा और वैसे ही पढ़ने की कोशिश करिएगा। ठीक है। तो इसमें 3 क्रेडिट्स हैं। पहला में आपका आलोचनात्मक टाइप के क्वेश्चन रहेंगे और दूसरे में रहेंगे आपका टिप्पणी टाइप का रहेगा और तीसरा जो रहेगा उसमें वस्तुनिष्ठ टाइप के रहेंगे 1-1 नंबर का। पहला जो रहेगा आलोचनात्मक टाइप को वो रहेगा आपका 12 नंबर का रहेगा, जो कि 3 क्वेश्चन करना रहेगा, 5 क्वेश्चन दिया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा पर प्रकाश डालना हुआ है। प्रकाश डालते हुए उसके महत्व को बताना होगा। ये बहुत ही सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास के क्वेश्चन में ये जरूर ऐसा रहता है, लेखन की परंपरा रहता है, इतिहास रहता है, ये जरूर पढ़िएगा। फिर दूसरा रहेगा राम भक्ति शाखा। ये आया है अभी, जब राम भक्ति से आया है तो अगली बार राम भक्ति से शायद ना आए, कृष्ण भक्ति से आ सकता है या फिर किसी और से आ सकता है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा कि राम भक्ति या कृष्ण भक्ति में से जरूर क्वेश्चन रहेगा। इस टाइप के अगर देखिएगा यहाँ 5 अगर क्वेश्चन आया है तो अगर आप पाँचों में से अगर आपको तो 3 ही करना है, 3 करना है ना, तो इस टाइप के अगर आप क्वेश्चन 5 कर ले रहे हैं तो 2 तो आराम से मिल जाएगा आपको, 2 ही नहीं 3 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा इस टाइप के अगर क्वेश्चन। क्योंकि ये जो आया है वो तो नहीं आएगा क्योंकि रिपीट तो नहीं करेगा। अगर रिपीट कर दे तो और अच्छा है। तो इसको आप करिएगा, हम नहीं कहेंगे नहीं करिएगा, इसको आप करिएगा। लेकिन जहाँ से आपका क्वेश्चन तैयार हो रहा है, जैसे देखिए राम भक्ति जो सगुण भक्ति से सगुण से है, सगुण में राम भक्ति और कृष्ण भक्ति है, तो उसमें से अगर राम भक्ति का आ गया तो कृष्ण भक्ति से आएगा। आदिकाल का यहाँ पर देखिए सामान्य परिस्थिति आया है, तो आदिकाल से और भी उसमें और सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, चारण बन रहे हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आदिकाल से हैं। उसको वीर गाथा काल भी बोल सकते हैं। वीर गाथा काल के बारे में वो भी बहुत सारा है। तो आदिकाल से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं उसको देखना पड़ेगा। तो अगर आदिकाल की सामान्य परिस्थितियाँ आ गई है तो और भी देखिए क्या उस पर और भी क्वेश्चन बनेगा। आदिकाल से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हैं मेरे ख्याल से। तो जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें समझ में आ जाएगा कितना क्या क्वेश्चन बन रहा है। तो ये तो आप लोग पहले से पढ़े हुए हैं, ये 9, 10, 11, 12 में से में पढ़े हैं, तो हमको नहीं लग रहा कि आपको परेशानी होगी लिखने में। और आगे संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ पर प्रकाश डालना है। प्रकाश डालकर कबीरदास का योगदान मतलब क्या है, संत काव्य के बारे में, संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या थी, मतलब उसकी विशेषताएं बताना है आपको। और कबीर के बारे में लिखना है। तो अब कबीर हो सकता है नहीं आए, दूसरा आए। तो संत साहित्य से जो रहेगा ये आएंगे, ये आपका सगुण में ये आएगा, निर्गुण में संत काव्य जो है। तो इनसे कितना क्वेश्चन बन रहा है संत काव्य से, उसमें से अगर ये कबीर दे दिए हैं तो ये नहीं आएगा, तो दूसरे आएंगे तो उसको आप लोग कर लीजिएगा। इस तरह करके क्वेश्चन बनाया जाता है।
रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्तियाँ, रीतिकाल की जो सामान्य प्रवृत्तियाँ ये आ गया है। रीतिकाल पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। क्या है रीतिकाल मतलब क्या है? ये ज़्यादातर चाटुकारों का काल रहा है, ज़्यादातर स्त्रियों पर लिखा गया है, अलंकारों पर लिखा गया है। तो और भी देखो क्वेश्चन अगर इस पर बन रहा, रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्तियाँ आ गया है, तो और कोई क्वेश्चन हो तो उसको करो, लेकिन यहीं से आएंगे आपको क्वेश्चन, क्योंकि सिलेबस तो दिए, सिलेबस तो आपके पास है, रीतिकाल तक है, तो इन्हीं के बीच में से आएगा। 5 क्वेश्चन यहाँ से आ गया है। इसका मतलब क्या है, 5-7 क्वेश्चन और भी आपको यहाँ से अलग आएगा। रीतिकाल से अगर 2 क्वेश्चन बन रहा है, 3 क्वेश्चन बन रहा है, 2 क्वेश्चन बन रहा है, तो 1 क्वेश्चन चला गया, 1 क्वेश्चन आपके पास है, तो रीतिकाल से 1 क्वेश्चन बना लीजिए। संत काव्य से 2 क्वेश्चन बन रहा है या 3 क्वेश्चन बना, तो एक खत्म हो गया, वो तो नहीं आएगा, 2 क्वेश्चन आएगा। इसी तरह से देखिए हर काल से कितना क्वेश्चन आपको बन रहा है, तो जितना क्वेश्चन बनेगा पहले उसको अलग कर दो, उसको हम अलग कर लेंगे। जितना क्वेश्चन बन रहा है तो देखेंगे ये 5 तो पहले से आ गया है, तो उसको हम हटा देंगे और उसके बाद जो बच रहा है उसको हम अपना तैयारी अच्छा से कर लेंगे। इस तरह करके अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर, मतलब क्या हुआ, आपका पढ़ा हुआ आ जाएगा, भटकने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, 10 किताबों को खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ मेरा जो, मैं जैसे पढ़ा रही हूँ, जैसे बोल रही हूँ, उसको फॉलो करिएगा, तो आपको कहीं भी किसी जगह भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ना ही कोचिंग की ज़रूरत होगी, ना ही किताब की ज़रूरत है, वैसे भी किताब नहीं मिलती है। हाँ, तो मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे ही नॉर्मली आप लोग करते रहिए, और हो सके तो किताब अगर अच्छी मिल रही है, तो वहाँ से आप लोग जाइए और अच्छी किताबें लीजिए। कॉलेज स्ट्रीट है, वहाँ से आप लोग, मैं यहाँ पर ये नहीं करूँगी यहाँ पर आप लोग जाइए वहाँ पे जाइए, मैं एक जानकारी के लिए बोल रही हूँ कि मतलब हम लोग का जहाँ पर कॉलेज पड़ता है उधर तो किताब कापियों का भंडार है, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो या फिर कहीं और से मंगा सकते हो, तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। लेकिन हम नहीं कहेंगे कि आप कोचिंग करो या फिर बहुत सारा किताबों को के पीछे दौड़ो जो कि ज़रूरत नहीं है। नहीं, जो सचमुच में अच्छी किताब है उसी को लीजिए, सिर्फ एक लाइब्रेरी बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैंने जैसे बोला है वैसे आप कीजिए, आपको श्योर 100% आप सक्सेस होइएगा, ज़्यादा कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, यहाँ टिप्पणी में भी देख लीजिए, टिप्पणी में आपका ये जो कितना है, आपका 4 है, ये टिप्पणी करना है, जिसमें कि 5 6 6 2 एक्स्ट्रा दिया गया, 4 करना है। तो देख लीजिए आपका सूरदास, रासो साहित्य, अष्टछाप, पद्मावत। हाँ, टिप्पणी में आप लोग को हो सकता है ज़्यादा पढ़ना पड़े, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लोग हैं। तो उसमें जी टिप्पणी में तो ज़्यादा आपका टिप मिलेगा, क्योंकि बड़े क्वेश्चन में आपको ज़्यादा, बहुत बड़ा ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन छोटे में मिल सकता है। तो सूरदास में, ये सूरदास क्या है, ये शायद आपके भक्ति काल में, ये क्या सगुण निर्गुण, सगुण वाले में, निर्गुण वाले में आते हैं सूरदास, ये नहीं सगुण वाले में शायद आते हैं। सगुण सूरदास है, कबीरदास है, ये तुलसीदास है, और राम भक्ति है, कृष्ण भक्ति, ऐसे मतलब जो है, तो उसमें आपको अलग अलग करके निकालना पड़ेगा कि संत काव्य में से, सगुण में से, निर्गुण में से, कृष्ण भक्ति शाखा में से, राम भक्ति शाखा में से कितने लोगों को हमको पढ़ना है, ऐसे करके निकालना पड़ेगा, तब आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और थोड़ा से में ही, आपकी तैयारी में ही थोड़ा से मतलब चालाकी से ही आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं पढ़कर, कम पढ़कर आप अच्छा नंबर भी उठा सकते हैं, और जो फेल होने वाले हैं वो पास हो जाएंगे, और जो पास होने वाले हैं वो अच्छा नंबर उठा लेंगे। अगर आप टेक्निक से पढ़ेंगे तो। आप अगर सिर्फ रटने खाली बोलेंगे, यार ये बाप रे बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत रटना पड़ता है, अगर ऐसे करिएगा तो नहीं,
आप अगर टेक्निक से पढ़िएगा तो आप निकल जाइएगा, क्योंकि सफलता जो है, सफल अगर होना है तो सब कुछ आगे पीछे दिख जाता है। सिर्फ आगे ही दौड़ना नहीं है, पीछे भी मुड़कर देखना है, अगल बगल भी देखना है, तब होगा। और नहीं तो सिर्फ किताब ही 10 पढ़ ले, मोटा मोटा किताब पढ़ ले और सोचो कि अच्छा नंबर, नहीं, ऐसे नहीं होगा। तकनीक से पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग पहले इसमें निकाल लीजिएगा क्या क्या हमको किस में से क्या क्या लेना है, कितना पढ़ना है। तो ये सीसीएफ का तो नया आया है, तो उससे ज़्यादा अभी क्वेश्चन पेपर भी नहीं ज़्यादा मिला है कि और भी हम निकाल कर दिखा सकते हैं कि देखिए इस साल में क्या है। तो ये मैं पहला ही दिखा सकती हूँ। इसके अगले वाला पेपर मुझे अभी तक नहीं मिला है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि अगर -2 वाला, नहीं सॉरी, CBCS वाला अगर ऐसा अगर आया, हिंदी साहित्य के इतिहास का अगर क्वेश्चन पेपर आएगा तो मैं बनाऊँगी। तो ऐसा आप लोग देख कर कुछ उसमें से क्वेश्चन कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। तो पैटर्न यही रहेगा आप लोगों का। और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है आपका, जो आलोचनात्मक टाइप का मैंने बताया, उसको अच्छा से फॉलो करिए, क्योंकि 12-12 नंबर का है। इसको आप ज़रूर फॉलो करिए। और जो 4-4 नंबर का होता है, नहीं सॉरी, 4 ठो जो करना है वो 7.5 नंबर का रहता है। तो इसको आप लोग, ये छोटा छोटा रहेगा, सूरदास का रासो साहित्य, ये आप लोग आराम से कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ये कोई नया नहीं है। इसमें आप लोग 9 से ही पढ़ रहे हैं, 9, 10, 11, 12, तो इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। सब पद्मावत ये सब तो पहले का किया हुआ है। पद्मावत है, अष्टछाप है, रीतिमुक्त काव्यधारा है, बिहारी, ये सब पहले का पढ़ा हुआ है। तो फिर रिवाइज हो जाएगा, रिवाइज करके कर लीजिएगा। अब आ गया वस्तुनिष्ठ। आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया है? आदिकाल को वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? चंद्रवरदाई की। ठीक है। अब आ गया ग नंबर। विद्यापति रचित है, कीर्ति लता किस भाषा में रचित है? अवहट। अवहट जो है, अवहट का बिगड़ा हुआ रूप क्या है? अपभ्रंश है, अपभ्रंश। अगर कोई बच्चा कीर्ति लता में अगर अपभ्रंश भी लिखा है तो वो सही हो सकता है, और अगर अवहट भी लिखा है वो भी सही है, क्योंकि अवहट का बिगड़ा हुआ रूप संस्कृत है, ये सॉरी, अपभ्रंश है। अवहट भी लिखेगा, अवहट भी लिखेगा वो भी सही है, और अपभ्रंश भी लिखेगा वो भी सही है। कबीरदास के गुरु का नाम? स्वामी रामानंद। रामचरितमानस किस कवि द्वारा रचित महाकाव्य है? तुलसीदास द्वारा। सूरदास भक्ति काल की किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? सगुण। बिहारी किस काव्य धारा के कवि हैं? रीतिसिद्ध। रामचंद्र का किस कवि की रचना है? केशवदास। घनानंद रचित किसी एक काव्य कृति का नाम बताइए। मैंने यहाँ बहुत सारा लिख दिया है। सुजान हित है, विरह लीला है, रसकेली वल्ली है, इश्क लता, वृंदावन विहार है। तो इस तरह है आप लोग को क्वेश्चन पेपर आएंगे। और देखिए वस्तुनिष्ठ टाइप के थे क्वेश्चन। तो मुझे मुझे आशा है कि आप लोग को इससे बहुत ही हेल्प मिलेगा। कहीं भी खोजने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग मेरे इस चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मैं ऐसे ऐसे वीडियो आपके हेल्प के लिए मैं बनाऊं और आप तक पहुंचे। मैं ऐसा कोई किताब भी नहीं लिख रही हूँ कि आप लोग उसको खरीदें। मैं नहीं चाहती कि किसी भी बच्चे के पॉकेट से एक भी पैसा किताब या कुछ भी खरीदने में नुकसान हो। मैं नोट्स भी जो होगा वो भी मैं, हो सके तो मैं यहीं पर प्रोवाइड करूँ आप लोग को, यहीं पे मैं दूँ। आप लोग उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बीच बीच में उसको रोक कर। जो मैं नोट्स दूंगी वो मैं बिना बोले भी दे सकती हूँ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर खुद कॉपी करके लिख सकते हैं। ज़रूरत नहीं है कि कहीं पर कोई भी चीज़ खरीदने की। तो इसको जो आप फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और उसको बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा,
तो अपने आप जाएगा, तो आप लोग को मिल जाएगा। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ कि आप लोग का एक भी पैसा बर्बाद, एक भी पैसा इधर उधर जाए, क्योंकि पढ़ाई जो है बहुत महंगी हो गई है, और उस हिसाब से जो नौकरी मिलनी चाहिए बच्चों को नहीं मिल रही है। तो मेरा मानना है कि अगर मुझसे अगर कोई भी अगर अच्छा काम हो रहा है, तो मैं ज़रूर अपनी तरफ से आप लोगों को हेल्प करूँ, समाज के लिए, निस्वार्थ भाव से। एक छोटी सी मेरी एक कोशिश रहेगी कि आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें दूँ, और आप अ, उसको पढ़कर और उसको ऑब्ज़र्व करके अच्छे मार्क्स लाएँ, और मैं चाहूँ कि कभी भी आप सफली ना हों। इसलिए मैं ज़्यादा बना रही हूँ, ताकि मुझे भी कुछ ऐसी ऐसा सांत्वना मिले कि नहीं, मैं भी जो काम कर रही हूँ वो सफल हो रहा है। वरना मेरे बनाने का कोई अर्थ नहीं रहेगा। अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे, अच्छे मार्क्स नहीं लाएँगे, तो फिर बनाने का वीडियो मेरा कोई मतलब उद्देश्य नहीं रहेगा। तो आप लोग ज़रूर पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, सिलेबस देखिए, सिलेबस को एक तरफ रखिए, उसके बाद पढ़िए। चाहे आप गूगल का सहारा लें, चाहे आप किताब का सहारा लें, चाहे मुझसे कोई सहारा लें, मैं नोट्स बनाकर तो दूँगी ही, हाँ, वैसे तो दूँगी ही, प्लस इस पर भी मैं छोड़ूँगी, ठीक है? क्योंकि जो बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं, उनको मैं तो हार्ड कॉपी या फिर किसी तरह ग्रुप में है मैं सेंड कर सकती हूँ। लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, अदर जगह पढ़ रहे हैं, तो भी हो सकता है अगर उनको आप लोग सेंड कर सकें, शेयर कर सकें, तो उसको शेयर कर सकते हैं। तो उनको भी हेल्प मिल जाएगा, तो बेटर रहेगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि सिर्फ़ मैं अपने ही कॉलेज के लिए बनाऊँ। मैं चाहती हूँ कि जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको मटेरियल से मतलब है। व्यक्ति से मतलब नहीं है, कॉलेज से मतलब नहीं है। उनको जो मटेरियल मिलेगा तो ज़रूर उनको लाभ मिलेगा। मैं फेस की हूँ एज ए स्टूडेंट, इसीलिए मैं मेरे वीडियो बनाने का मतलब यही है कि जो मैंने फेस किया है, वैसे और लोगों को ना फेस करना पड़े, बच्चों को फेस ना करना पड़े, उनको मजबूरी में कोचिंग ना लेना पड़े, ट्यूशन ना करना पड़े, क्योंकि सभी बच्चों के पास पैसे नहीं रहते हैं, पढ़ाने के लिए माँ बाप को। तो वो अपने से पढ़ते हैं, तो कम से कम अगर मुझसे अगर हेल्प हो सका है, वो हेल्प हो रहा है कि बच्चे कोचिंग ना करें, ऐसा मैं यहाँ पर मटेरियल दूँ कि उनको कोचिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। सो मैं कर रही हूँ। इसलिए बच्चों आप लोग ज़रूर ध्यान से पढ़िए, और माँ बाप का जो पैसा है उसको अनमोल समझ कर खर्च करिए, क्योंकि उनके अलावा आपके बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। सो बहुत ही पॉजिटिव होकर पढ़िए। सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़िए, कुछ बनने के लिए पढ़िए। ज़्यादा नहीं बोलूँगी, समझदार आप लोग हैं। इसलिए इतना ही कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ, और आप लोग तैयारी कीजिए।